हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो चलिए, हम आप सबको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रही हूँ। तो दोस्तों, सामने आपका बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो कुछ लोगों का कहना था कि मैम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी आप प्रैक्टिस लेके आइए। तो दोस्तों, हम इसके पहले 4 प्रैक्टिस भाषा विज्ञान व हिंदी व्याकरण की आप सबको दे चुके हैं और हिंदी साहित्य के भी 3-4 प्रैक्टिस दे चुके हैं। और आप सबकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप सब जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वे जाके प्लेलिस्ट में इसके पहले के प्रैक्टिस देख सकते हैं। और आज से हम टॉपिक वाइज हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस लेके आएंगे। इसमें हिंदी व्याकरण दोस्तों टीजीटी पीजीटी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया और ऑल एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम हो गया आपका, सब में पूछा जाता है। तो हम टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस लाए हैं और हमें पूरा विश्वास है आपको यहाँ से 99% क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस 5वां है। बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारे प्रैक्टिस एक क्वेश्चन में हम 4-5 क्वेश्चन आपका अलग से तैयार कराते हैं। जो उसमें चारों ऑप्शंस दिए हैं हम उनको भी आपको व्याख्या करके तैयार कराते हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन तो कभी 20 हो जाते हैं, कभी 25, कभी 30, मैक्सिमम मैं 30 क्वेश्चन रखना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाते हैं। लेकिन देखिएगा, हमारे इस 20-30 क्वेश्चन में आपको 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो भी इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि इन प्रैक्टिस का वे सभी लाभ ले सकें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। आज हम वर्णमाला पे क्वेश्चन लेके आए हैं और स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। देखिए, ई च वर्ग श तालव्य वर्ण है। हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इसमें आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके ढेर सारे क्वेश्चन तैयार होते चले और आपका कन्फ्यूजन एकदम दूर होता चले। तो देखिए, ई च वर्ग श तालव्य वर्ण है, री ट वर्ग श मूर्धा वर्ण है, ल त वर्ग श ये दंत वर्ण है। उपर्युक्त तीनों। चलिए दोस्तों, अपने अपने आंसर आप पहले गेस कर लिया करिए, या आप ये पेपर सॉल्व करने से पहले एक जगह आप काउंटिंग कर लिया करिए और फिर आप अपना प्रैक्टिस इसको वीडियो देखा करिए, जिससे आप अपना मिलान किया करिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप अपने आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारे इतने सही हुए। तो चलिए देखिए, हमने इसमें ई च वर्ग श, इसका सूत्र है ई चू यशा नाम तालु। और दोस्तों, एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये ऐसा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनका उच्चारण स्थान होता है ई और च वर्ग में जो चारों आते हैं, च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया। ठीक है, और ई चू यशा नाम तालु, यहाँ पे
च छ ज झ इया ट, सॉरी ट तो ट नहीं आएगा इसमें। यशा नाम तल, यहाँ पे य हो गया और श हो गया, ठीक है। ये आपका तालु कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। ए पूछे ए का उच्चारण स्थान क्या है, आप बताएंगे तालब है। फिर च वर्ग का उच्चारण स्थान, यहाँ तक आपका ये च वर्ग आएगा, ठीक है। और यशा नाम, य और श का भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है। अब आप समझ गए ना। एग्ज़ाम में इतना भी देके आपसे पूछ सकता है कि च का उच्चारण स्थान है, तो ये आपका तालब विषय है और ये इसको तालु भी बोलते हैं, ठीक है। और य का उच्चारण स्थान, तो ये तालु है, तालव्य है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी देखिए, री टू, री है, ट वर्ग है, श है, तो इनका सूत्र है री टू रसाणाम मूर्धा। इनको भी देख लीजिए आप। री हो गया, फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ हो गया, री टू। अब यहाँ पे हो गया र और श, ये मूर्धन्य श हो गया। री टू रसाणाम मूर्धा, इनको मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं, मूर्धा वर्ण भी, मूर्धा। देखिए हमने सूत्र के थ्रू बताया, री टू रसाणाम, री ट वर्ग के पांचों अक्षर हो गए, पांचों व्यंजन हो गए, ट और ये र और श। एग्ज़ाम में पूछे र का उच्चारण स्थान है तो आप बताएंगे मूर्धा, श का उच्चारण स्थान है मूर्धा, श कौन सा श है, तो ये मूर्धन्य श है, ठीक है। चलिए अब ठीक इसी तरह सी ऑप्शन देखिए, ल है, त वर्ग है, श है, तो इनका सूत्र है ली तू लशा नाम दंता, ली तू लशा नाम दंता। तो इसमें भी हो गया आपका ल हो गया, फिर त वर्ग का हो गया त, थ, द, ध, न, ये पांचों व्यंजन हो गए, त वर्ग के पांचों अक्षर हो गए। फिर है श, ये कौन सा स है, ये दंत स है, ठीक है। ये आपका तालब विषय है, ये आपका मूर्धन्य श है, तो ये श, ये आपका दंत हो गया। री तू लशा नाम दंत। देखिए एग्जाम में पूछता है ये कौन सा स है, तो इसको बताएंगे आप, ये तालव्य श है, ये आपका मूर्धन्य श है, ये आपका दंत श है, ये तीन श है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इनका ऑप्शन होगा, तीनों सही है, इसमें शुद्ध विकल्प तीनों हैं। इसी तरीके आप क का देख लीजिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यहीं पर नोट कर लीजिए। अकुह अ हो गया, और ये क वर्ग में जो आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और ह हो गया, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये भी आप ध्यान दीजिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और विसर्ग भी होता है, विसर्ग। अ हो गया कंठ, क वर्ग का, अकुह, ह अविसर्जनीय नाम कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। ये देखिए एक क वर्ग का हो गया, क वर्ग का हो गया, च वर्ग का हो गया, और ट वर्ग का हो गया, त वर्ग का हो गया। तो यही है, इसको आप उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध सभी आप सबका उच्चारण स्थान ध्यान रखेंगे। क वर्ग का क्या होता है, कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, और ये सॉरी ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है,
छ है, त्र है, ज्ञ है, य है। चलिए अपने आंसर करिए। जो दोस्तों चारों विकल्पों को समझाती हूँ उसको आप ध्यान से समझा करिए, और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 4-4, 5-5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। इस और क्या चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। छ छत्री है, त्रिशूल है, ज्ञ है, य है। तो इसमें पूछा है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नहीं है तो आपका होगा य। संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये आपका य जो है ये अर्धस्वर है, ठीक है। ये आपका य जो है अर्धस्वर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन डी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क से म तक के हमारे जो है वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क वर्ग में 5 और क से म तक के 5 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन यर अलावा अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श श श ये ऊष्म व्यंजन है, जिसमें तीनों श और ह आते हैं, ये ऊष्म व्यंजन। 4 है। इनमें ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण है। इनमें ऊष्म व्यंजन महाप्राण वर्ण हैं। ऑप्शन है छत्र ज्ञ श्र यर लव श श श कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन ए है छत्र ज्ञ श्र ये संयुक्त व्यंजन है। यर अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है, और ये जो श श श है ये ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। ये ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ज्ञ के पहले कौन वर्ण आता है। यानी वर्णमाला लिखने में ज्ञ के पहले कौन सा वर्ण आता है। ज आता है, ग आता है, त्र आता है, छ छत्री आता है। चलिए बताइए। तो दोस्तों हमारा ज्ञ लिखने में जैसे कि ज प्लस य लिखते हैं तो हमारा ज्ञ होता है। नहीं बहुत से बच्चे लोग देख के ये गेस कर लेंगे कि ये त्र के ज्ञ के पहले त्र आता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं आता है। इसमें राइट आंसर होगा ज। ज्ञ में ज्ञ के पहले ज वर्ण आता है। वर्णमाला में की बात करें तो ज्ञ के पहले ज आता है, न कि त्र नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भाषा के सार्थक इकाई है। शब्द है, अर्थ है, वाक्य है, ध्वनि है। जल्दी दोस्तों अपने आंसर जल्दी आप सब गेस कर लीजिए, क्योंकि आज 30 क्वेश्चन कराना है और व्याख्या करने में टाइम हो जाता है ज़्यादा। चलिए भाषा की सार्थक इकाई है, तो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, ठीक है। और भाषा का प्रयोग ध्वनि से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हैं। बताइए ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। ऑप्शन देखिए वृत्ताकार, अवृत्ताकार, आयताकार, ए बी दोनों। बताइए बताइए। तो देखिए ये जो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2,
वृत्ताकार और अवृत्ताकार, आयताकार नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। दोस्तों ओठ, ये जो वृत्ताकार है, वृत्ताकार वे स्वर हैं, वृत्ताकार स्वर का उच्चारण करते समय हमारे ओठ वृत्ताकार हो जाते हैं, तो वे वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे उ ओ आ, ये स्वर हमारे वृत्ताकार हैं। आप सब नोट कर लीजिए। ये वृत्ताकार स्वर हमारे हैं। उ बोलिए, उ ओ आ, इसमें हमारे ओठ जो हैं वो वृत्ताकार हो जा रहा है, वृत्त के आकार का। उ ओ औ, ये हमारे वृत्ताकार हैं। अब अवृत्ता की बात करें, अवृत्ताकार स्वर है। यहाँ मैं वर्ड लिखी हूँ, वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। तो आपका इसमें आता है ई ई ई ई ई ई ई ओ आ, ये इसमें आ गए। तो इसमें आएंगे आ और ई आ ई ए। अवृत्ताकार स्वर में, अवृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ जो हैं वो फैल जाते हैं, फैले हुए होते हैं, उन्हें हम अवृत्ताकार कहते हैं। तो हमारे अवृत्ताकार में आपका आ ई ए स्वर आता है। और वृत्ताकार की बात करें तो उ ओ और आ, जो अनुस्वार वाला आ है वो आता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ज्ञ को वर्णमाला में माना गया है। ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप लोग। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कहा गया है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। अंतस्थ व्यंजन ये भी 4 होते हैं, य र लव। ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं, श श श ह, यानी मूर्धन्य श, दंत श, तालव्य श और ह। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, क वर्ग से लेकर के म तक। प वर्ग, क्षमा कीजिएगा, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक को आपका स्पर्श व्यंजन कहा गया है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो क से म तक 25 वर्ड होते हैं। तो चलिए, जो संयुक्त व्यंजन हैं इनको आप थोड़ा जान लीजिए। छ त्र ज्ञ स्र, ये किन किन वर्डों से मिलके बने हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो छत्री है, क प्लस मूर्धन्य श से मिलके बना है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा छत्री लिखने से पहले कौन सा वर्ड आता है, छ से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे क, ठीक है। त्र में इसमें देखिए, त्र से पहले कौन सा वर्ड आता है, तो त आता है। ज्ञ में की बात करें, ज्ञ में देखिए पहले आता है ज प्लस य, ठीक है। और श की बात करें तो यहाँ पे पहले तालव्य श प्लस स्र र आता है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। छत्री क छ है जो क प्लस श से मिलके बना है, त्र है त र से मिलके बना है, और ज्ञ जो है ज और य से मिलके बना है, श जो है श और र से मिलके बना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ज्ञ को संयुक्त व्यंजन में वर्णमाला में रखा गया है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से अयोगवाह व्यंजन है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 में इनमें से अयोगवाह व्यंजन पूछा है। अयोगवाह है ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी य व, ऑप्शन डी ड ढ। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अयोगवाह। ये हमारा प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे पूछा है इनमें उच्छिप्त व्यंजन को, यहाँ पे ये था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन था। चलिए अब बताइए, इनमें से उच्छिप्त व्यंजन है क ख है, च छ है, य है और य व है, और तो ऑप्शन होगा ड़ और ढ। ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए, ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है ड़ और ढ। अयोगवाह तो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। गलती से यहाँ पे ये लिखा गया था, क्षमा कीजिएगा। और चलिए क ख की बात करें तो ये आपका अघोष, वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा घोष यानी सघोष होता है। ठीक है, और यह वह जो है ये अर्धस्वर है, ये अर्धस्वर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें अनुस्वार और विसर्ग वर्ण हैं। इनमें अनुस्वार और विसर्ग वर्ण हैं ई ओ औ ए औ अंग अ। चलिए गेस करिए आप सब। तो इसका राइट आंसर होगा अंग और अ। ये आपका अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है, और ये दोनों ही अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा जाएगा आता है, बताइए। प्याऊ, प्रकंप, प्लवन, प्रकीर्ण। तो देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। तो चलिए हम शब्द की संरचना को देखते हैं। इसमें प है, फिर य है, फिर आ है, य में आ की आ लगा है, फिर ओ है। ठीक है, इसे देखिए, इसको देखिए, प है, प आधा है, फिर र है, फिर क है, फिर म है, और फिर प है। प के बाद ये आया है और इसमें प के बाद र आया है, ध्यान दीजिएगा। इसकी देखिए, प है, फिर ल है, फिर व है, फिर न है। इसमें प के बाद ला आया है। अब इसको देखिए, प है, प पे हलंत है, प आधा है, फिर र है, फिर क है, फिर ई है, प्रकीर्ण, फिर र है आधा, हलंत है, फिर ड़ है। तो देखिए आप सब ध्यान से, इसमें प के बाद य आया है, इसमें भी प के बाद र आया है। तो वर्णमाला में पहले य पढ़ा जाता है, य के बाद र आता है। ठीक है, तो य के बाद र आता है, तो पहले प के बाद यही आएगा और र के पहले भी यही आएगा। फिर देखिए यहाँ पे प के बाद यहाँ ला आया है, तब य र ल, ये भी नहीं होगा, यह पहले ही आ रहा है, यह आता है, तब र आता है, तब ल आता है। ठीक है, और इसमें भी
प के बाद पहले रा है, यानी ना ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी पहला अक्षर प्याऊ लिखा जाएगा। निम्न शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द आपका प्याऊ है। ठीक है, जब ऐसे शब्द पूछे, ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप साहब न समझ पाएँ तो तुरंत ऐसे ही शब्दों को तोड़ लीजिए एकदम, और फिर चारों ऑप्शन में मिला लीजिए कि इनके बाद कौन सा आता है, उनके बाद कौन सा आता है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें होगा प्याऊ शब्द सबसे पहले आता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसा है आप सब हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी आगे और अच्छे क्वेश्चन हैं। अब जिस पैटर्न में परीक्षाएं हो रही हैं, अब नए प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस में। देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श संघर्षी है? ह है, ट है, श है और झ है, बताइए। चलिए अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए आप सब। तो इसका राइट आंसर होगा झ। ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के बाद, मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के बाद प्रकट होने वाली ध्वनि है स्पर्श, अंतस्थ, वर्त्स, ऊष्म। चलिए इसको गेस करिए आप सब। फिर से सुनिए। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि है अंतस्थ व्यंजन है, ये ध्वनि है अंतस्थ व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन होंगे कि वर्त्स व्यंजन होंगे या ऊष्म व्यंजन होंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ये ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसमें ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन में आते हैं आपके श, 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 ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और इन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। ये भी नोट करिए, इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसको भी आप सब नोट कर लीजिए। वर्णमाला की ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा वर्ड महाप्राण व घोष है? यानी इन ऑप्शनों में एक वर्ड ऐसा है वो महाप्राण भी है और घोष वर्ड भी है। चलिए गेस करिए आप सब। श मूर्धन्य श है या दंत श है या तालव्य श है या ह है? तो श ये महाप्राण है, और ये जो घोष है ये आपका ह है। ठीक है, ह घोष वर्ड है और ये श ये महाप्राण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग यानी ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार वाला अंग किस वर्ड से पहले आता है? औ, अ, अह, व। चलिए गेस करिए आप सब। तो इसका राइट आंसर होगा अ। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में अंग अ से पहले आता है, सब आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चाय, स्याही और शराब। चाय, स्याही और शराब एक लिंग की दृष्टि से है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, केवल बी है। केवल बी यानी
स्त्रीलिंग है? बताइए। चाय, स्याही और शराब, ये लिंग की दृष्टि से भी 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चाय, स्याही और शराब, ये केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी स्त्रीलिंग है। चाय, स्याही और शराब स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? तो बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सुमित्रानंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद का है और महादेवी वर्मा का है। चलिए गेस करिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो चारों रचनाकार हैं ये छायावाद के चतुष्टय में आते हैं। और अगर छायावाद के बृहत्त्रयी की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद पंत निराला आते हैं। और छायावाद के चतुष्टय में महादेवी वर्मा आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनकी रचना कामायनी बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू, चिंता, लहर, ये सब आप सब ध्यान रखिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं अनामिका है, अनामिका फर्स्ट है और एक द्वितीय है, गीतिका है, तुलसीदास है, राम की शक्ति पूजा है। ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सुमित्रानंदन पंत की रचना जान लीजिए। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन और ग्राम्या हैं, चिदम्बरा है, लोकायतन है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यामा महादेवी वर्मा की बात करें तो एक इनकी यामा रचना बहुत प्रसिद्ध है और जिस पे उन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है। यामा हो गया इनका, निहार हो गया और शांध्य गीत हो गया, जिसकी एक पंक्ति है बहुत चर्चित है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास चली, जो उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये सब आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए। इनको पीड़ा की गायिका भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चतुर चेतेरे कवि कहा जाता है इनको। और जयशंकर प्रसाद हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए, इसका आंसर हो गया राम की शक्ति पूजा रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम लिंग की दृष्टि से है। चलिए आप सब बताइए। लिंग की दृष्टि से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी लिंग की दृष्टि से है। बताइए। सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम लिंग की दृष्टि से है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? केवल सी ऑप्शन में केवल ए है और डी ऑप्शन होगा, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे डी होगा, डी में कोई नहीं। ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है केवल ए और डी में कोई नहीं। तो देख लीजिए और अपना आंसर गेस करिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नदियाँ अपवाद स्वरूप, एक नद हो गया और एक सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ पुल्लिंग हैं। और बाकी गंगा, यमुना, सतलज, कोसी, ये सब नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक नाम और यहीं ऐड कर लीजिए, नद, ये पुल्लिंग है। ठीक है, नद, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं, ये आपके पुल्लिंग है और बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सा वर्ड प्रकंपित लुंठित वर्ड है? इनके अगले प्रैक्टिस में हम ये आप सबको करा चुके हैं। चलिए फिर से देखिए, इनमें कौन सा वर्ड प्रकंपित लुंठित वर्ड है? ह है, र है, य है और व है। तो इनका प्रकंपित और लुंठित वर्ड होगा आपका र। ठीक है, और एक ह है, ये काकल्य वर्ड होता है। ह को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए। ह जो है ये काकल्य वर्ड है।
काकल्य वर्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। ऑप्शन सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। चलिए बताइए। तो किन ध्वनियों को उच्चारण कहा गया है? देखिए, स्वर के बाद आने वाले नासिक की ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा गया है। ऑप्शन ए होगा सही। स्वर के बाद आने वाले नासिक की ध्वनियाँ, जो नाक के बल बोले जाते हैं, वे नासिक की ध्वनियाँ हैं। जैसे आपका कंस, कंश हो गया, अंक हो गया, हंस हो गया, ये सब आपकी ये नासिक की ध्वनियाँ, ये अनुस्वार कही जाएंगी। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ये स्वर होता है, बिना किसी अवरोध के स्वर का उच्चारण किया जाता है। और स्वर के साथ आने वाले ये सब आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन 20 का, कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ को अनुस्वार कहा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें वर्तनी का चुनाव करना है। शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए सुषुप्त, ऑप्शन बी रचयिता, ऑप्शन सी सृष्टा, ऑप्शन डी दृष्टा। बताइए, देखिए आप लोग अपने आंसर गेस कर लीजिए, फिर मैं बताऊं। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। सारे अशुद्ध हैं, इसमें एक शुद्ध है, उसी को आपको बताना है। तो इसका होगा राइट आंसर डी, दृष्टा। यहाँ पे सही लिखा गया है। दृष्टा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। और सुषुप्त गलत है, इसका शुद्ध होगा सुषुप्त। रचयिता का ये रचयिता ये शुद्ध है, और सृष्टा का त्रष्टा ये शुद्ध है। और ये सभी गलत थे, एक सही था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन 22 देखिए। इनमें अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। इनमें अशुद्ध वर्तनी का चुनाव करना है। विरहणी है, गृहिणी है, विभीषण है, जगत गुरु। विभीषण, जगत गुरु। तो बताइए, इनमें आपका अशुद्ध बताना है। इस वर्तनी में अशुद्ध वर्तनी आपका ऑप्शन नंबर ए विरहणी होगा। ठीक है, विरहणी गलत है। देखिए विरहणी ये सही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विराम चिन्ह का प्रयोग नाम है। विराम चिन्ह इसका नाम है अल्प विराम, हंस पद, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। बताइए, इस विराम चिन्ह का नाम है अल्प विराम है, हंस पद है, पूर्ण विराम है और हंस पद है, अर्ध विराम है। बताइए, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ये अर्ध विराम। इस विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम। पूर्ण विराम आपका एक खड़ी पाई होता है, ये पूर्ण विराम है। और अल्प विराम आपका एक कॉमा होता है, और हंस पद ये होता है। जब कोई वाक्य लिखने में कहीं त्रुटि हो जाती है, कोई शब्द मिस हो जाता है, तो वहाँ पे ये हंस पद का प्रयोग करके इनके ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साकेत एक महाकाव्य है। साकेत एक महाकाव्य है, इनमें किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? साकेत एक महाकाव्य, पूरा पढ़िए। साकेत यहाँ पे कॉमा के अंदर है,
एक महाकाव्य है, यहाँ पूर्ण विराम है, में किन 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सुनिए, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी है पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह। ऑप्शन सी है पूर्ण विराम और अर्धविराम। ऑप्शन डी है पूर्ण विराम, क्षमा कीजिएगा यहाँ अड़ लिखा गया, यहाँ म है, पूर्ण विराम और कोष्टक चिन्ह। चलिए आंसर करिए। तो इनका राइट आंसर होगा साकेत। देखिए यहाँ एक चिन्ह लगा है, इनको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। साकेत उद्धरण चिन्ह के अंदर है, तो इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। और साकेत एक महाकाव्य है, इनको पूर्ण विराम कहा जाता है। तो पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोहन बाजार जा रहा है। मोहन बाजार जा रहा है वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार, घूमना, खरीदारी, बताइए। तो इसमें होगा उद्देश्य मोहन, क्योंकि जाने का कार्य मोहन कर रहा है, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। और ये हमारे ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे थे, आप सब हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।